हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित पांडे। वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चा पार्टी। आज हम क्या करेंगे, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 6 की सिविक्स का। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जिसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसे आज हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मुझे पता है आप सोच रहे होगे कि सर आज डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, डिजिटल स्क्रीन पे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस इस वीक की बात है। नेक्स्ट वीक से रेगुलर जैसे आपके लेक्चर्स हुआ करते थे वैसे ही होंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं इस चैप्टर पे। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बच्चा पार्टी के, जब आप चैप्टर की शुरुआत करो तो हमेशा एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करते हुए पढ़ो। चाहे वो सिविक्स का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो। तो इससे ये रहता है कि आप ना चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हो और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं इससे पिछले वाले चैप्टर की बात करूँ, इससे पिछला वाला चैप्टर कौन सा था? तो भाई इससे पिछला वाला चैप्टर था कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, ठीक है। व्हाट इज़ गवर्नमेंट था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट होती है वो होती क्या है, क्या होती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, ठीक है। आप दुनिया में कोई भी देश उठा के देख लो, हर देश में गवर्नमेंट होती है। वो अलग बात है किसी देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, किसी देश में मोनार्की है, किसी देश में डिक्टेटरशिप है। लेकिन भाई गवर्नमेंट हर कंट्री में होती है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उस टॉपिक में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि भाई देखो, जो गवर्नमेंट होती है बेसिकली उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि भाई अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, तो इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है। मोनार्की भी होती है, डिक्टेटरशिप भी होती है, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है तो भाई हमें पता भी होना चाहिए कि भाई डेमोक्रेसी होती क्या है। और भाई एक कंट्री कब डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है, मतलब हमें कौन कौन से फीचर्स चाहिए होंगे, कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। चैप्टर के नाम पे जाओ, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि हमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड है एक कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलने के लिए। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा मतलब ये चैप्टर का जो मैं पूरा जो एक आपको वो ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चैप्टर का, ठीक है ना। एक मैं इस चैप्टर के नाम की जो आउटलाइन क्लियर कर रहा हूँ ना, उस पर जाओ सबसे पहले। तो भाई चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि भाई जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि वो कब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी, ठीक है ना। उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर को, ठीक है, कवर करेंगे। पूरे चैप्टर में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो भाई चैप्टर को एंड तक देखना है डिटेल में। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये, 2 लेक्चर्स में जो पूरा चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है। और और मैं हमेशा बोलता हूँ देखो, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं वो रियल लाइफ में हो रही हैं। तो सबसे पहले ना आप रिलेट किया करो, ठीक है। जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो भाई रियल लाइफ में उसका कुछ ना कुछ काम है, ठीक है ना। वो चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हो रही हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो इको से रिलेटेड हो, चाहे वो सिविक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो, ऐसा मत देखा करो ये आपका सिलेबस है, ठीक है ना। चलिए, तो भाई शुरू करते हैं हम। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई की एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्टोरी बताई गई है, ठीक है। माया नायडू की एक स्टोरी है, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है। तो बेसिकली क्या होता है, इनकी जो माँ होती हैं वो सफाई कर रही होती हैं, और तो जब सफाई कर रही होती हैं तो उन्हें एक फ़ोटो मिलता है। तो माया नायडू पूछती है कि मम्मी ये जो फ़ोटो है ये किनका है, ठीक है ना। वो पूछती है अपनी माँ से, माँ ये जो फ़ोटो में जो ये इंसान दिख रहा है ये कौन है। तो उसकी जो माँ होती है वो कहती है ये हेक्टर पीटरसन है, जिन्हें मार दिया गया था, जिन्हें पुलिस के द्वारा मार दिया गया था। मतलब ये स्टोरी है, इसका एंड भी हो गया, ठीक है ना। इतना दुखद एंड हुआ इसका, मतलब स्टोरी शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई हेक्टर पीटरसन कौन थे, भाई इन्हें क्यों मारा, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे हम इनके बारे में थोड़ा सा, मतलब होता है ना कि एक जैसे मूवी शुरू होती है तो मूवी के कुछ जो सीन होते हैं लाइक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए वो पहले दिखा दिए जाते हैं और फिर मूवी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ बताया गया है, यहाँ पे अब क्यों मारा, कैसे मारा, ठीक है। ये जानना जरूरी नहीं है, बेसिकली इस एग्जाम्पल से हम कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि भाई एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने चैप्टर को 2 पार्ट्स में तोड़ा। एक तो था भाई की एलिमेंट्स और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि भाई की एलिमेंट्स क्या है एक कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पे हम बात करें साउथ अफ्रीका की। चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि साउथ अफ्रीका कहाँ पे है, ठीक है। साउथ अफ्रीका कहाँ पे है ये देखते हैं सबसे पहले। चलिए, तो भाई साउथ अफ्रीका आप देख रहे हो, जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं तो उसमें से साउथ अफ्रीका भी एक है। जैसे हम अपनी बात करें इंडिया की, तो इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो इंडिया एशिया नाम के कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है ना। वैसे ही एक साउथ अफ्रीका नाम का कॉन्टिनेंट है, ये देखो ये रहा साउथ अफ्रीका नाम का कॉन्टिनेंट। और भाई जो साउथ अफ्रीका के साउथ वाला पार्ट है, यानी कि पूरे अफ्रीका के, सॉरी अफ्रीका के साउथ वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, तो इसे हम नाम बोलते हैं
ठीक है, नाम देते हैं साउथ अफ्रीका, यानी कि एक देश है ये जो कि अफ्रीका के साउथ में है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा भाई साउथ अफ्रीका है कहाँ। तो अफ्रीका का जो साउथ वाला पोर्शन है उसे हम बोलते हैं साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए। तो भाई साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ तो भाई जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी ना ब्रिटिशर्स की, तो साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। ठीक है, यहाँ पे भी अंग्रेज़ों का रूल था। तो भाई यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बहुत टाइप की रेसेस रहती हैं, बहुत टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक्स, ब्लैक्स किन्हें बोलते हैं, जिनका जो स्किन का कलर जो होता है काला होता है, उन्हें हम बोलते हैं ब्लैक्स। ठीक है, वाइट्स, ठीक है, गोरे लोग, ठीक है ना, जो बेसिकली कहाँ से आए थे, जो बाहर से, जो यूरोप से आए थे, जो आके यहाँ पे बस गए साउथ अफ्रीका में। ठीक है ना, और यहाँ पे कलर्ड, कलर्ड कौन होते हैं भाई। अब ऐसा नहीं है कि कलर्ड का मतलब क्या है कि मतलब रंग बिरंगे लोग लाल नीले पीले हरे हैं, नहीं। कलर्ड का मतलब होता है बेसिकली ब्राउन लोग। ठीक है ना, जैसे इंडियंस, हम इंडियंस क्या हैं, हम जैसे आप चले जाओगे इधर साउथ की तरफ, ठीक है ना, तो हम बेसिकली इंडियंस कैसे हैं, हमारा जो रंग होता है वैसे जो होता है वो क्या होता है, वह कैसा होता है, वो सांवला सा होता है। ठीक है, ब्राउन होता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कलर्ड। ठीक है ना, तो इतने सारे रेसेस के लोग रहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स ने इन्हें कॉलोनी बना के रखा था तो उनकी ही चलती थी। ठीक है, उनकी ही चलती थी। और भाई हुआ क्या, देखो होता ये है कि भाई वहाँ पे नहीं, एक बेसिकली सिस्टम चलाया जाता है, एक एक सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है वहाँ पे, बहुत ही गंदा सिस्टम था, एपरथाइड सिस्टम का नाम था, एपरथाइड। ठीक है, एपरथाइड सिस्टम में होता क्या था कि बेसिकली इसमें लोगों के कलर के बेसिस पे उन्हें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। मतलब जो काले हैं उन्हें पब्लिक प्लेसेस पे जाने की इजाज़त नहीं है। लाइक जब वो बस में चढ़ेंगे तो बस में सबसे पीछे बैठेंगे वो। ठीक है ना, पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ नहीं कर सकते, पब्लिक पार्क यूज़ नहीं कर सकते। तो इन सब पे ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, इसे हमने बोला एपरथाइड सिस्टम। ठीक है, तो ये जो कलर्ड लोग थे और जो ब्लैक्स थे, इनके अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेशन था एक टाइप का। ठीक है ना, अब भाई हेक्टर पीटरसन की बात करूँ तो भाई सुनो, यहाँ पे हुआ क्या, देखो जब जो साउथ अफ्रीका की नेटिव लैंग्वेज थी वो थी जूलू। ठीक है, साउथ अफ्रीका की जो नेटिव लैंग्वेज थी वो जूलू, लेकिन भाई जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्हें अफ्रीकांस जो लैंग्वेज है वो बोलने के लिए फोर्स करते थे। ठीक है ना, वो बोलने के लिए फोर्स करते थे, उस लैंग्वेज को ही प्रमोट करते थे। तो इस वजह से भाई ये जो हेक्टर पीटरसन थे ना, ये क्या कर रहे थे, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हुआ क्या भाई, जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो पुलिस वाले थे वो, उन लोगों ने इन्हें गोली मार दी, शूट कर दिया और इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई देखो, अगर कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है बेसिकली, जहाँ पे जो लोग होते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, ये अपनी सरकार को चुनते हैं, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो अगर यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो हेक्टर पीटरसन को मारा जाता। हेक्टर पीटरसन जो थे वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स की, जो उनकी कॉलोनी थी। ठीक है ना, जो अंग्रेज थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि भाई जो जूलू लैंग्वेज थी वो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी। ठीक है ना, ठीक है, जो जब ये बोलते थे तो इन्हें क्या होता था, इन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था। क्योंकि जो अंग्रेज थे बेसिकली वो ये चाहते थे कि ये जो अफ्रीकांस लैंग्वेज है उसे ये बोलें। ठीक है ना, तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, इन्हें गोली मार दी। ठीक है, तो ये क्या था, गलत था ना। अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो इनके साथ ऐसा होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है बेसिकली, कि भाई एक ठीक है ना, एक कंट्री को डेमोक्रेटिक बोलने के लिए कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, ठीक है, फिर होता क्या है इस कहानी के बाद, अब यहाँ पे एपरथाइड जो सिस्टम था, ठीक है, एपरथाइड जो सिस्टम था, इसके अगेंस्ट स्ट्रगल होता है। ठीक है ना, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस होती है ये मोर्चा खोल देती है। और यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला जी हैं, यानी कि जो पहले आप बोल सकते हो ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, ये भी, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेटिक बनाने में। अब 1994 में होता क्या है, 1994 में जो साउथ अफ्रीका होता है, ठीक है ना, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। यानी कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबको बराबर राइट्स दिए गए, वाइट्स को, ब्लैक्स को, सबको। ठीक है ना, आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा बिल्कुल ख़त्म हो गई है, काफ़ी हद तक कम हो गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे होता क्या है भाई, फाइनली जो साउथ अफ्रीका होता है इसे अपनी फ्रीडम मिल जाती है 1994 में। जो साउथ अफ्रीका होता है वो एक डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती है 1994 में। ठीक है ना, तो नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, अब हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये चैप्टर जो है इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स जो हैं हम कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, पार्टिसिपेशन, ठीक है ना भाई, यहाँ पे जो बेसिकली पार्टिसिपेशन करना कितना ज़रूरी है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आम लोगों का क्या रोल होता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है। ठीक है, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, मतलब ठीक है इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं ना, लेकिन भाई इसके अलावा भी कौन कौन से तरीके हैं जिससे जो आम लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट,
ठीक है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं हमारे कंट्री में, बहुत सारे रिलीजन ग्रुप रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो भाई बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अब भाई इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना सरकार का काम है, ठीक है ना, उन्हें ज़रूरत भी है, ठीक है ना। इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है, हम भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भाई जो इक्वालिटी होती है बहुत ज़रूरी एक रोल प्ले करती है, ठीक है, इक्वालिटी उसकी हम बात करेंगे और जस्टिस की भी हम बात करेंगे, इक्वालिटी और जस्टिस की हम बात करने वाले हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो एक एक करके टॉपिक्स को कवर करते हैं और हार्ट टू हार्ट 2 लेक्चर्स में जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपेशन की। अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है। पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि भाई देखो, पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपके स्कूल में कंपटीशन वगैरह होते रहते होंगे, ठीक है ना, कंपटीशन होते रहते होंगे आपके स्कूल में, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो यानी कि आप पार्ट लेते हो। तो ऐसे ही जो भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें भी हम क्या लेते हैं, उसमें भी हम पार्ट लेते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे, अब भाई देखो, हम इतने सारे लोग हैं, करोड़ों में आबादी है हमारी, तो हम सब एक एक करके पार्लियामेंट में तो जाएंगे नहीं कि भाई हम ये वाला डिसीजन लेना चाहते हैं, ये करो वो करो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, हम अपने में से ही कोई एक लीडर चूज़ करके भेज देते हैं, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, और वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है ना। तो भाई इसमें ये क्या हो गया, बेसिकली एक टाइप का पार्टिसिपेशन हो गया, ठीक है ना। आप पार्टिसिपेट कर रहे हो भाई, आप अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर रहे हो खुद, ठीक है ना, क्योंकि भाई जो बंदा पार्लियामेंट में बैठा है ना वो आपने ही चुन के भेजा है, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब भाई ये पार्टिसिपेशन कैसा होता है, तो भाई पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वाई डू वी हैव अ रेगुलर इलेक्शन, कि हमारे यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन क्यों होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं, पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट देम बाय इलेक्शंस। तो भाई जो लोग होते हैं वो अपने लीडर को चूज़ करते हैं किसके द्वारा, इलेक्शंस के द्वारा, ठीक है। इलेक्शंस होते हैं आपके, आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ भी इलेक्शन होते होंगे, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, वो भी वोट देने जाते होंगे, ठीक है ना। आप कुछ जब 18 साल के आप हो जाओगे, आप भी वोट देने के लायक हो जाओगे, तो फिर आप भी अपना लीडर चूज़ किया करोगे, ठीक है। चलिए, दीज लीडर्स कैन ऑल्सो टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। तो भाई जो लीडर हैं, यानी कि हमने जो लीडर चूज़ करके भेजा है वो आम लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेता है, ठीक है। चलिए, एवरी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अब यहाँ पे एक चीज़ है भाई, ऐसा नहीं है कि आपने कोई गवर्नमेंट इलेक्ट कर दी है तो वो हमेशा रहेगी, उसका एक फिक्स्ड पीरियड होता है, और वो फिक्स्ड पीरियड कितना होता है, वो होता है 5 साल, ठीक है ना। यानी कि कोई भी अगर गवर्नमेंट आ रही है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, वो 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है, ठीक है। अब भाई 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाती है, तो भाई 5 साल में अगर वो काम करता है, जैसा होता है ना, कुछ लीडर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस कर देते हैं, लेकिन जब वो लीडर बन जाते हैं तो भाई वो अपनी जेब भरने में लग जाते हैं। तो भाई क्या होता है, एक ऑप्शन ये भी होता है कि भाई 5 साल बाद हम उसे वोट ना दें, किसी और को वोट दें जो अच्छा काम कराए, ठीक है ना। तो भाई रेगुलर इलेक्शन होते हैं ताकि हम क्या हो भाई, ताकि हम चेक रख सकें यार कि हमारा जो लीडर है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो 5 साल बाद इलेक्शन होंगे फिर से, और आप उसे हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो भाई एक रेगुलर पावर नहीं रहेगी, ठीक है ना। अगर भाई एक बार इलेक्शन हो और लीडर अपॉइंट हो जाए तो एक बोल सकते हो आप, डिक्टेटरशिप आ सकती है, मुनार्की आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई इलेक्ट हो गया तो भाई वही राजा बन जाएगा ना, हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, रेगुलर इलेक्शन होंगे, और उसमें लीडर बदलते रहते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग आपको फिर से जिता देंगे, ठीक है ना। चलिए, हाउएवर इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू बी इन पावर दे विल हैव टू बी री इलेक्टेड बाई पीपल। अगर भाई देखो कोई बंदा इलेक्ट हो गया है, ठीक है, इलेक्ट हो गया, पावर में आ गया, लेकिन अगर वो चाहता है कि दोबारा से री इलेक्ट हो, तो भाई उसे क्या करना पड़ेगा, उसे भाई, ठीक है ना, ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, उसे काम करवाना पड़ेगा, तभी तो भाई जब वो दोबारा इलेक्शन आएंगे, ठीक है ना, दोबारा जब वो खड़ा होगा इलेक्शन में तब लोग उसे वोट देंगे, ठीक है ना। वो कब देंगे वोट, उसे री इलेक्ट कब करेंगे, जब वो अच्छा काम करवाएगा, ठीक है ना। सो रेगुलर इलेक्शन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो भाई क्या होता है, जो रेगुलर इलेक्शन होते हैं ना वो गवर्नमेंट की जो पावर होती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है उनमें लिमिट लगाती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ यार कि यार गवर्नमेंट तो, अब जैसे मैंने बोला कि हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शन होते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, जब 5 साल में यार एक आपकी लाइफ का जो ज़रूरी हिस्सा होता है वो निकल जाता है। तो अगर मैं बोलूँ 5 साल बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर मान लो कोई लीडर आया वो ज़्यादा ही उसने बवाल मचा रखा है, तरकाट मचा रखा है कि भाई वो अलग अलग लॉज ला रहा है जो आम लोगों की भलाई के लिए नहीं है, तो भाई 5 साल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भाई क्या यही तरीका है क्या पार्टिसिपेशन का, क्या भाई गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का यही तरीका है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और भी कई सारे तरीके होते हैं पार्टिसिपेट करने के। अब वो कौन कौन से होते हैं एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो इलेक्शन आर हेल्ड वंस इन 5 ईयर, इज दिस ओनली द वे टू पार्टिसिपेट, कि भाई यही पार्टिसिपेट करने का यही तरीका है, सिर्फ 5 साल में इलेक्शन होंगे, आप
चूज़ करोगे उसके बाद कुछ नहीं, छुट्टी, फिर तो चाहे वो कुछ भी कर रहा हो 5 साल के लिए, नहीं। पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बाई टेकिंग एन इंटरेस्ट इन इट्स ऑपरेशंस एंड क्रिटिसाइजिंग इट वैन। अब भाई लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, तो भाई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करके। तो आपने सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप देखते होगे आपके घर में या फिर आपके पड़ोस में या फिर आपके जो सीनियर लोग हैं, आपके जो बड़े बहन भाई हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन चलता है कि भाई ये जो गवर्नमेंट है अच्छी नहीं कर रही, भाई ये जो सरकार आई है ये कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है, ठीक है ना, अगली बार नहीं जीतेगी। तो भाई हम क्रिटिसाइज़ करते हैं अगर रिक्वायर्ड होता है तो, यानी कि भाई अगर रिक्वायर्ड है, यानी कि सच में अगर वो बेकार काम कर रहा है तो हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, ठीक है, कि वो अच्छा काम करे, ठीक है ना। तो भाई आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को बात करते हुए कि यार ये जो सरकार है ना, ये ना बहुत बेकार सरकार है, इस बार जिता दिया अगली बार नहीं जिताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल इन अगस्त 2005 व्हेन द व्हेन द व्हेन द रूलिंग गवर्नमेंट of the time increased the money people had to pay for the electricity, they expressed their disapproval very sharply by taking out rallies and organizing a signature campaign। अब यहाँ पे 2005 की बात करी जा रही है बेसिकली। तो यहाँ पे हुआ क्या था, जो गवर्नमेंट थी ना, तो गवर्नमेंट ने भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, और यहाँ पे जो लोगों ने क्या किया भाई, अपना एक डिसअप्रूवल दिया, प्रोटेस्ट किया, क्या करके भाई, सिग्नेचर कैंपेन को ऑर्गेनाइज करके रैलीज़ निकाली। रैलीज़ क्या होती हैं भाई, आपने देखा होगा ना, जैसे सरकार कोई नियम कानून वगैरह लाती है तो लोग भरे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जगह जगह घूमते हैं, ठीक है ना, पैम्पलेट्स वगैरह के साथ, ठीक है। और जैसे हाय हाय सरकार, हाय हाय करके कोई भी सरकार होती है उसको मतलब क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, सिग्नेचर कैंपेन्स निकालते हैं, यानी कि जो बेसिकली जिसका डिसअप्रूवल होगा ना, तो वो एक बेसिकली सिग्नेचर कैंपेन होता है, एक टाइप का पेपर होता है बहुत बड़ा, उसमें जो भी लोग डिसअप्रूव होते हैं, ठीक है ना, जो सहमत नहीं होते सरकार से, वो अपने साइन कर देते हैं उस पर। जैसे होता है ना कि आपके बेसिकली आपके स्कूल में होता है, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई टीचर है वो आपको पसंद नहीं आता, तो क्या होता है, जो मॉनिटर होता है क्लास का, वो क्या करवाता है, सबसे सिग्नेचर करवाता है, कौन कौन वो टीचर, कौन कौन किन किन बच्चों को जो टीचर है वो पसंद नहीं है। अगर सारे बच्चे साइन कर देते हैं तो वो साइन जो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली जो पेपर होता है इस पर आप साइन करते हो, वो प्रिंसिपल को दे दिया जाता है, और फिर प्रिंसिपल बाद में देखती है कि इस टीचर को रखना है या नहीं रखना, ठीक है ना। फिर क्या होता है, टीचर नहीं हटता यही होता है यार, मेरे टाइम पे तो यही होता था कि लाइक सिग्नेचर कैंपेन्स होते थे, लेकिन हमें जो टीचर पसंद नहीं होता था तो उसे नहीं हटाते थे। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा होता है, क्या होता है कि भाई जैसे आपको कोई पसंद नहीं है ना, जैसे आप किसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन्स भी चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप सिग्नेचर करके अपना डिसअप्रूवल दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड देयर डिसीजंस, दे फाइनली लिसन टू द पीपल ओपिनियन एंड विदड्रॉ द इंक्रीज। समझ में आया। अब क्या होता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपने अपने आप को ना डिफेंड करने की कोशिश करती है कि भाई ये डिसीजन हमने क्यों लिया, ये आम लोगों की भलाई के लिए, अपने ओपिनियंस देती है। और भाई ज़्यादा ही प्रोटेस्ट होता है ना, ठीक है, तो उसे विदड्रॉ भी कर लेती है, ठीक है ना। समझ में आया। ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, जैसे जो किसान बिल था, एंड में क्या हुआ, सरकार ने उसे विड्रॉ कर लिया क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, किसानों का जो प्रोटेस्ट था ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं, देयर आर मैनी अदर वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड दैट एक्शन दे शुड टेक। अब यहाँ पे अदर वेज भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अदर वेज क्या है भाई, यहाँ पे सबसे जो पॉपुलर वेज जो है वो आपने सुन रखा होगा, धरना देना, ठीक है, धरना निकलते हैं, धरना प्रदर्शन जो होता है, लोग इकट्ठे होकर सरकार के अगेंस्ट बोली लगाते हैं, रैलीज़, ठीक है, रैलीज़ होती हैं, लोग भरी, ठीक है, बहुत सारे क्राउड जो होता है वो जगह जगह घूमता है और सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है। स्ट्राइक्स हो गई, ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ऑफिस जो होते हैं उनमें काम करना बंद कर दिया। सिग्नेचर कैंपेन्स, ठीक है ना, सिग्नेचर कैंपेन्स में क्या होता है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया ना आपको, जैसे आप अपने टीचर से खुश नहीं हो, वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो आप सिग्नेचर करके किसे दे दोगे, प्रिंसिपल मैम को दे दोगे। तो ऐसे सिग्नेचर कैंपेन्स भी होते हैं। तो लोग अपना सिग्नेचर करके डिसअप्रूवल और सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इनको सबको हटा दो, तो भाई जो हमारे मीडिया हाउसेस होते हैं, ठीक है ना, टीवी मीडिया हाउसेस वगैरह होते हैं, मैगजीन्स वगैरह होते हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, आप सड़क पर धरना दे रहे हो, तो सरकार को पता कैसे चलेगा, आप जैसे धरना दे रहे हो तो सरकार को कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या करोगे आप, तो भाई उसके लिए भाई कुछ ना होना चाहिए ना, कोई सोर्स तो होना चाहिए जो आपकी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाए। तो भाई इसमें क्या होता है भाई, जो न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गई, टीवी मीडिया हाउसेस हो गए, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। तो हाउ, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है तो कैसे, तो भाई देखो समझ में आ गया ना, मैंने बोला क्या, जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, तो भाई जो मीडिया हाउसेस होते हैं वो मीडिएटर का काम करते हैं, ठीक है ना, मीडिएटर का काम करते हैं। तो उनका मेन जो रोल होता है वो ये होता है कि भाई आपकी जो बात है वो कैसे पहुँचाई जाए, कहाँ तक,
सरकार तक। तो भाई न्यूज़पेपर वाले हो गए, मैगजीन होंगी, आप देखते होगे ना, जैसे कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है तो अगले दिन न्यूज़पेपर में आ जाता है, या फिर जो लाइव टीवी चैनल्स होते हैं न्यूज़पेपर न्यूज़ वाले न्यूज़, तो यहाँ पे क्या होता है वो लाइव दिखाते हैं, ठीक है। सो वाइल इट इज़ ट्रू दैट डेमोक्रेसी अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट, इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली जो स्टेटमेंट का मतलब समझो, यहाँ पे क्या है भाई, डेमोक्रेसी सबको अलाउ करती है क्या करने के लिए भाई, सरकार में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन भाई जितने जितने भी सेक्शन ऑफ पीपल हैं, इनमें सबकी बात हो रही है, लाइक जो दलित हो गए, आदिवासीज हो गए, ठीक है ना, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल आप लड़कियों को बोल सकते हो, ठीक है, लड़कियों को काफ़ी दबाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है, एक बहुत बड़ा जो तबका है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें क्या किया गया है, उन्हें दबाया गया है, ऊपर बढ़ने से दबाया गया है, ठीक है ना। जैसे मार्जिनलाइज ग्रुप हो गए, जैसे कि लाइक SC हो गए, STs हो गए, जो बेसिकली आप बोल सकते हो जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, आदिवासीज वगैरह हैं, इन्हें क्या है बेसिकली बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के बाद भी, ठीक है ना, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। चलिए, organizing the left out section into social movement is good option to empower the member of minority community, dalits, आदिवासी एंड वुमेन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये है कि देखो, ये जो लोग हैं बेसिकली आप बोल सकते हो माइनॉरिटी वाले हो गए, दलित्स हो गए, आदिवासीज हो गए, विमेन हो गई, तो इन्हें क्या है, इन्हें हमें ऊपर बढ़ाना चाहिए। और जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, वो इन्हें क्या करती है, इन्हें कुछ बेनिफिट्स भी देती है, कुछ प्रिविलेजेस देती है, ताकि ये आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। कुछ आप बोल सकते हो कि इनके इनके इन्होंने भी अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, बेसिकली आप बोल सकते हो दलित्स हो गए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, इन लोगों ने क्या किया है, अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, क्या करने के लिए, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए भाई। तब ताकि जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी इन्हें आगे बढ़ाने के लिए इन्हें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रिविलेजेस जो हैं वो प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन के लिए कोटा हो गया, ठीक है, दलित्स के लिए जो रिजर्वेशन है वो हो गया। तो बेसिकली क्यों कर रही है, ताकि भाई ये कहीं ना कहीं इन्हें दबाया गया है, तो ताकि इनका जो तबका है ना, छोटे तबके के जो लोग हैं वो आगे बढ़ सकें, ठीक है। चलिए, तो ये देखो ऐसा कुछ होता है, देखो ये सिग्नेचर कैंपेन होते हैं, तो यहाँ पे लोग आएंगे, ये पूरा ये जो आप बोल सकते हो ये पूरा ये लगा है ना, ठीक है, बैनर जो लगा है इस पे लोग साइन करके जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये धरना हो रहा है, तो एक लोग एक जगह बैठ गए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, अब एक नया टॉपिक है। अब भाई जो अब यहाँ पे नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है कि भाई आप देखते हो कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब मैं बताता हूँ कि जब दो लोगों में आप बोलना चाहते हो, मतलब बोल सकते हो कि जब दो लोगों में किसी कारणवश लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना, कौन तब बोलते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गए हैं, ठीक है। जैसे पड़ोस में होता है, पार्किंग की वजह से हो जाता है, ठीक है, गंदगी की वजह से हो जाता है, ठीक है ना। तो सामने वाला बंदा क्या होता है, वो क्या करता है, वो आपके अपने मन में ना कुछ वो बना लेता है कि आप ना ऐसे ही हो, आप गंदे हो काफ़ी, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऐसे डेवलप हो जाते हैं, बात करने के बजाय हम क्या करते हैं बेसिकली, हम यहाँ पे लड़ाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाते हैं। अब जैसे मैंने जो आपको स्टोरी बताई थी ना माया की, उससे थोड़ा सा कनेक्ट करके देखो, माया की जो स्टोरी बताई थी, तो उसमें जो हेक्टर पीटरसन जो था, ठीक है, उसे गोली मार दी। तो भाई अगर हेक्टर पीटरसन को शूट किया उसे, तो वहाँ पे इस चीज़ को क्या अवॉइड किया जा सकता था, इस चीज़ को अवॉइड किया जा तो बिल्कुल किया जा सकता था भाई। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो शायद हेक्टर पीटरसन जो थे वो उन्हें नहीं मारा जाता, ठीक है। वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, उन्हें गोली मारती, ठीक है। इसका कोई दूसरा भी हम तरीका ढूंढ सकते थे, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में बेसिकली क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लेकिन इंडिया में डाइवर्सिटी भी बहुत है। तो जब इंडिया में डाइवर्सिटी है, तो कैसे डाइवर्सिटी है, तो भाई अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं वो रहती हैं इंडिया में, पूरी दुनिया में जितने भी रिलीजन है सब इंडिया में रहते हैं। तो भाई अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करती है, रिजॉल्व करती है, वो देखने वाली बात होती है, ठीक है ना। चलिए, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सो इट इज़ सीन दैट कॉन्फ्लिक्ट्स कैन लीड टू वायलेंस। तो भाई जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जब थोड़ा अब ये होता है ना, एक चिंगारी उठती है फिर आग लग जाती है, तो भाई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई होंगी, फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है ना, वो वायलेंस में बदल जाता है, ठीक है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स होता है वो वायलेंस में बदल जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेज व्हेन पीपल ऑफ वेरिड कल्चर, रिलीजन, regions and economic background do not get along with each other, or when some among them feel that they are being discriminated against। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। तो भाई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स कब अराइज होते हैं, तो जब बहुत सारे जो कल्चर्स हैं, अलग अलग जो कल्चर से बिलोंग करते हैं, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जब वो आपस में बनती नहीं है उनकी, ठीक है, जब उनकी आपस में बनती नहीं है, किसी भी बात को लेके थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, वही जो चीज़ें होती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती हैं, और वहाँ से क्या शुरू हो जाता है, वहाँ से वायलेंस शुरू हो जाता है, ठीक ना, ठीक है।
और फिर यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ आप बोल सकते हो किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, ठीक है ना, जैसे मान लो मैं दलित्स हो गए, कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनके अगेंस्ट अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, तो भाई ये भी चीज़ें आगे चल के किस में, कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती हैं, वायलेंस में बदल जाती हैं उसके बाद, ठीक है ना। सो व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स टर्न इनटू वायलेंस देन इट लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन द एरिया। तो भाई क्या होता है, जब जब जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है वायलेंस में बदल जाता है ना, तो क्या होता है, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाती है, टेंशन हो जाती है, शांति नहीं रह पाती, लोग ना मतलब वहाँ जो एरिया है उसमें अलग ही माहौल हो जाएगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा कहीं दंगे हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजन ग्रुप्स हैं, उनमें दंगे हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, वायलेंस में बदल गया, वो उधर दंगे वगैरह हो गए, ठीक है, तो वहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, तोड़ फोड़ हो जाती है, तो वहाँ का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। द गवर्नमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे भाई जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट है इसका बहुत बड़ा रोल है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट है ना इसका बहुत बड़ा रोल है। चलिए, अब यहाँ पे भाई गवर्नमेंट का रोल कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है एक कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का, ठीक है। तो रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन ऑल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट समटाइम। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेन कारण है स्पेशली इन इंडिया, उसमें क्या है, रिलीजियस प्रोसेशन और सेलिब्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, देखो जो मुस्लिम्स होते हैं वो अपने अलग अलग जो इनके जो बेसिकली फेस्टिवल्स होते हैं उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हिंदूज़ की, तो हिंदूज़ अलग अपने जो फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दुर्गा पूजा होती है, गणेश चतुर्थी होती है, ठीक है, उस पर क्या होता है, गणेश जी का जो विसर्जन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कभी कभी चांसेस होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कोई वायलेंस ना हो जाए। आप देखते होगे ना जब ये सारी रैलीज निकलती हैं, जो रैलीज निकलती हैं बेसिकली, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे पुलिस वाले लगे रहते हैं, क्यों, क्योंकि भाई कुछ लड़ाई दंगे ना हो जाए इस वजह से, ठीक है ना। द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज टू मीट एंड ट्राई टू अराइव एट सोल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, जो पुलिस वाले होते हैं, ठीक है ना, इनका बहुत ज़रूरी रोल हो जाता है क्या करने में भाई, इन जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में, ठीक है ना। तो भाई इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इन कम्युनिटी से रिलेटेड, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं और एक सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई भी कम्युनिटी होता है, उनका कोई लीडर होता है जिनकी लोग बात सुनते हैं, तो उनसे बात करेंगे, सुनेंगे, ठीक है ना, शांति की बात करेंगे, ठीक है, एक सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। तो भाई कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जो गवर्नमेंट होती है, भाई पुलिस वाले कौन है, पुलिस वाले भी तो गवर्नमेंट का पार्ट है ना। तो भाई पुलिस वाले जो होते हैं ये भी क्या है, बेसिकली कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए चलिए, अब यहाँ पे एक मैं कहानी बताता हूँ आपको, बेसिकली तमिलनाडु की कहानी है, तमिलनाडु और कर्नाटका के जो बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है ना, कावेरी रिवर डिस्प्यूट से बोला जाता है उसको लेके, ठीक है। अब यहाँ पे, अब मैं बोला ना डिस्प्यूट्स बहुत तरह के हो सकते हैं। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे रिवर की वजह से लड़ाई हो रही है, जो रिवर है बेसिकली कावेरी रिवर है, आप देख रहे हो ना ब्लू कलर की, ये होती हुई गई है, तो बेसिकली ये कर्नाटका से होते हुए गई है, ठीक है, कर्नाटका से ओरिजिनेट हुई है, और ये कहाँ से निकलती है, फिर तमिलनाडु से होकर निकलती है। अब भाई देखो रिवर, अब रिवर की ऐसा तो है नहीं कोई लिविंग थिंग है, उसे पता है कि भाई कहाँ कहाँ बाउंड्री है, रिवर तो अपने ऐसे ही निकल रही है, ठीक है ना। अब रिवर को थोड़ा ना पता है कि भाई कहाँ कर्नाटका है, कहाँ तमिलनाडु है, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इस डिस्प्यूट के बारे में। रिवर टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स इफ इट बिगन इन वन स्टेट। समझ में आया, जो रिवर होती है ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनती है। फॉर एग्जाम्पल द कावेरी वाटर डिस्प्यूट दैट ब्रोक आउट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जो भाई कावेरी डिस्प्यूट है, जो किसके बीच में ब्रेकआउट हुआ, तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में, क्योंकि भाई जो कावेरी रिवर है वो, अब भाई रिवर किसी से पूछ के तो जाएगी नहीं, ठीक है ना, कि मैं इस स्टेट से होके हो जाऊंगी ताकि डिस्प्यूट ना हो, ठीक है ना। अब भाई रिवर से क्या होता है, रिवर का पानी सब यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या, द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका वॉज यूज फॉर इरीगेशन अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सिटी ऑफ द बेंगलुरु। अब सुनो यहाँ पे होता क्या है, कर्नाटका में एक डैम है, इसका नाम है कृष्णा राजा सागर डैम, ठीक है ना। अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो इरिगेशन होता है ना, अब इस पानी को, ये जो नदी का पानी है, इसे इरिगेशन के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। बहुत सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो बेंगलुरु है बहुत बड़ा जो शहर है बेसिकली, वहाँ पे पानी देने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली, उन्हें पानी देने के लिए, इरीगेशन के लिए, ठीक है, इस रिवर का यूज़ किया जाता है, इस डैम का यूज़ किया जाता है। अब एट द सेम टाइम द वाटर स्टोर्ड इन मिथुर डैम इन तमिलनाडु वॉज यूज फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। अब होता क्या है भाई, देखो अब यहाँ पे तो एक डैम कौन सा है, कृष्णा राजा। अब भाई अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ क्या बोलते हैं इसकी, तमिलनाडु की, जो ये वाला रीजन है तमिलनाडु की मैं बात करूँ, यहाँ पे कौन सा डैम है, तो यहाँ पे मिथुर डैम है, ठीक है।
मिथु डैम, अब मिथु डैम से क्या होता है, मिथु डैम से भाई जो लोग हैं, अब जो तमिलनाडु के लोग हैं, तमिलनाडु के आसपास के जो गांव के लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी भाई क्रॉप्स को इरीगेट करते हैं, ठीक है ना, पानी को यूज़ करते हैं। अब होता क्या है भाई, जब भाई डैम बन जाता है तो भाई पहले क्या होगा, पहले जो जहाँ से रिवर ऑरिजिनेट हुई है यानी कि कर्नाटका वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, वो पहले पानी यूज़ करेंगे, तो पहले पानी बंद हो जाएगा डैम में, डैम का पानी रोक लेंगे ना ये डैम से, ठीक है। पहले ये अपने अपने जो रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरा करेंगे, उसके बाद पानी छोड़ेंगे यहाँ के लिए, ठीक है। तो इस बात पे भाई डिस्प्यूट रहता है किसके बीच में, किसके बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, ठीक है। पहले भाई वो जो कर्नाटका वाले लोग हैं वो पानी यूज़ करेंगे, डैम से पानी रोक लिया जाएगा, उसके बाद वहाँ से जो भी चीज़ें हों उन्हें पानी दिया जाएगा, उसके बाद कहाँ भेजा जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु भेजा जाएगा पानी, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, अब यहाँ पे बेसिकली डिस्प्यूट होने लगे कि भाई हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना, हमारे जो किसान है वो कैसे इरीगेट करेंगे, हमें भी तो पानी की रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है। चलिए, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू टेक स्टेप टू सी देयर दैट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्क आउट फॉर बोथ स्टेट। अब यहाँ पे होता है क्या है, सुनो, अब जैसे ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं ना स्टेट्स के बीच में, तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, मैंने बताया था ना स्टेट गवर्नमेंट के तीन पार्ट्स हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जब दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो इस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती है, ठीक है, वो इंटरफेयर करते हैं। तो यहाँ पे भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ये कुछ फीचर्स मैंने बताए हैं आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, ठीक है। चलिए, अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, आज लगता है मेरे को पूरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में, ठीक है। आपको आई होप ये जो टॉपिक है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो कृष्णा सागर डैम और ये जो मितूर डैम का जो कॉन्फ्लिक्ट्स है बेसिकली तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का, ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो बात करूँ मैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे भाई इक्वालिटी और जस्टिस ये दो की इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप बोल सकते हो भाई की आइडियाज़ हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, जस्टिस और इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी क्या होती है भाई, इक्वालिटी क्या होती है भाई, समानता, ठीक है ना। जब हमारे बेसिकली अगर मैं बात करूं अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है बेसिकली, वो क्या करता है, वो सबको बराबर अधिकार देता है, ठीक है ना। द अर्ली प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ। देयर वर अर्ली डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स। समझ में आया, पहले क्या था भाई, अब पहले अनटचेबिलिटी बहुत थी। हम जैसे बात करें आज़ादी के टाइम की, तो उस टाइम पे अनटचेबिलिटी बहुत थी, छुआछूत बहुत थी, यानी कि कुछ जो अपर कास्ट के लोग हैं जो अपने आप को मानते हैं, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो अपने आप को मानते थे अपर कास्ट का, वो क्या करते थे, वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे। जो छोटे लोग हैं, ठीक है ना, उनसे क्या करते, उन्हें छूते नहीं थे, अगर उन्हें छू लिया तो अपने आप को गंगा जल डाल के पवित्र करते थे। ऐसा कुछ मानना था उनका कि हम इन्हें नहीं छूएंगे, इन्हें छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ थी वो बैंड कर दी, ठीक है। उन्हें क्या था भाई, उन्हें एजुकेशन का राइट नहीं था। जो छोटे लोग थे, जो बेसिकली जो छोटे तबके के लोग थे, SC ST ट्राइबल ग्रुप्स थे, इन्हें एजुकेशन का राइट नहीं था, ट्रांसपोर्ट का राइट नहीं था। तो ये सारी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की। और भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग से बोल रखा है कि अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस हो रही हैं इंडिया में, तो वो क्या है, बिल्कुल वो बिल्कुल बैंड कर रखी हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। अगर ऐसा कोई करता है तो डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि भाई हम सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट एक्शन लेगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड मैनी अदर्स लाइक हिम रियलाइज दैट सच प्रैक्टिस मस्ट नॉट कंटिन्यू एंड जस्टिस कैन बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। समझ में आया। और भाई ये जो जस्टिस है और इक्वलिटी है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। जस्टिस कब दे पाओगे आप, जब सामने वाले को जस्टिस कब दोगे आप, जब उसे आप इक्वलिटी दे रहे हो, जब उसे आप समानता प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। समझ में आया ना, इक्वलिटी कब होगी, जब आप किसी को जस्टिस दे रहे हो। समझ में आया। तो ये दोनों कहीं ना कहीं वर्ड जो है इंटरकनेक्टेड है। तो भाई सबको इक्वली ट्रीट किया। तो भाई जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इन्होंने क्या कहा बेसिकली कि भाई उन्होंने ये बोला कि देखो, ये जो बेसिकली क्या है, ये जो जितनी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, जितनी भी प्रैक्टिस हो रही है ये सारी बंद होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। और भाई, और मैं बात करूँ जस्टिस की, ठीक है, हम जस्टिस कब सर्व कर पाएंगे, ठीक है, हम जस्टिस कब सर्व कर पाएंगे, जब हम सबको बराबर इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। अब यहाँ पे क्या है भाई, गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है, जो भी लाइक जो मार्जिनाइज्ड ग्रुप है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो क्या होता है, अगर सोसाइटी में ये सारी प्रैक्टिस हो रही हैं, ठीक है, लेकिन भाई गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व है तो गलत बात हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी स्पेशल प्रोविजंस लिए हैं, ठीक है ना। ऐसा हम रिजर्वेशन देते हैं, ठीक है, हम लड़कियों को क्या करते हैं, लड़कियों को भी कुछ रिजर्वेशन देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है उन्हें क्या कर रहे हैं, उन्हें हम फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें दबाया गया है,
ठीक है ना, तो हम उन्हें उठा रहे हैं, ठीक है ना, उन्हें हम जो नॉर्मल जो लोग हैं सोसाइटी में उनके बराबर हम ला रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो भाई आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो लास्ट वाले पॉइंट का ये मतलब है द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल, ठीक है ना। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने जो जो सोसाइटी में अनइक्वल हैं इनके लिए क्या लिए हैं, इनके लिए स्पेशल स्टेप्स भी लिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। चलिए तो भाई ये जो चैप्टर था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया होगा, वन शॉट में हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।